नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं अपनी लक्ष्य सीरीज की। आपको पता है यहाँ पर टॉप 200 करंट अफेयर्स को कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर सबसे पहली खबर से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए हुआ क्या था, कुछ दिनों पहले यानी कि पिछले वर्ष एक प्रपोजल वेस्ट बंगाल की विधानसभा के अंदर पारित हुआ और यहाँ से पारित होने के बाद उसको सेंटर के पास भेज दिया गया। इस प्रपोजल के अंदर चर्चा क्या थी? इस प्रपोजल के अंदर चर्चा थी कि वेस्ट बंगाल की विधानसभा, वहाँ की सरकार चाहती है कि वेस्ट बंगाल के अंदर अपना विधान परिषद बना दिया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया जाए। अब ये तो बात हो गई न्यूज़ की, लेकिन ये विधान परिषद क्या है, साथ में कहाँ से इसका प्रावधान आता है? देखिए, जब हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं और उसमें खास तौर पर हम लोग जब हमारी कानून बनाने वाली व्यवस्था, जिसको आप लोग इंग्लिश में लेजिस्लेचर, हिंदी में आप विधायिका कहते हैं। तो देखिए, लेजिस्लेचर विधायिका जब काम करती है तो पूरी दुनिया के अंदर ये 2 प्रकार से काम करती है। जैसे कि हम एक व्यवस्था जहाँ पर कानून बनाने के लिए एक सभा होगी और एक दूसरी व्यवस्था जहाँ पर कानून बनाने के लिए 2 सभाएँ होंगी। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर भारत की संसद 2 सभाओं को लेकर के चलती है। एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो इसे आप हिंदी में द्विसदनात्मक या द्विसदनी व्यवस्था कहते हैं और इंग्लिश में इसे बाइकैमरल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब भारत के अंदर बाइकैमरल सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के समय से शुरू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जब इंडियन काउंसिल के अंदर 2 सदन बनाए गए, एक ऊपरी सदन, एक निम्न सदन। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद इसे हम लोगों ने भारतीय संसद के अंदर कंटिन्यू किया, जारी रखा और वो आज भी जारी है। लेकिन जब हम प्रांत की बात करते हैं तो प्रांत के अंदर व्यवस्था 1919 के अंदर नहीं आई थी। इस व्यवस्था को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, जहां पर फेडरल सिस्टम की चर्चा की गई थी, फेडरल सिस्टम लाने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो फेडरल सिस्टम कभी कंप्लीटली नहीं आ पाया क्योंकि रजवाड़ों ने कभी उसको ज्वाइन नहीं किया था। परंतु कुछ राज्य, जैसे कि अगर हम उस समय के 11 राज्यों की बात करें तो 11 राज्यों में से 6 राज्य हमारे कौन कौन से 6 राज्य? सबसे पहले उसके अंदर बंगाल, उसके बाद बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम। इन 6 राज्यों के अंदर द्विसदनी व्यवस्था शुरू हो गई थी। अब किसी राज्य के अंदर अगर द्विसदनी व्यवस्था है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि वहां पर 2 सभाएं रहेंगी। राज्य के अंदर 2 सभाएं होने का अर्थ बनता है कि वहां पर जो पहली सभा रहेगी उसे आप विधानसभा के नाम से जानेंगे और दूसरी सभा को विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानेंगे। जो निम्न सदन रहेगा, वह निम्न सदन जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना जाएगा, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा और विधान परिषद का चुनाव इनडायरेक्ट यानी कि होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसका क्या पूरा सिस्टम रहता है, क्या व्यवस्था रहती है चुनाव की, इसको हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग भारत के अंदर हमारा लेजिस्लेचर के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था की। अब देखिए, जब हम बात करते हैं भारत के अंदर राज्यों की, तो राज्यों के अंदर विधान परिषद बनाना, बनवाना, ये सब राज्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड करने का अर्थ क्या है, साथ में अल्टीमेटली डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, भारत के अंदर राज्यों में विधान परिषद बनाने के संदर्भ में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 169। भारत के संविधान के भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 169 आता है। इस अनुच्छेद 169 के अंदर प्रावधान है, यदि कोई राज्य अपने यहाँ पर विधान परिषद बनाना चाहता है या उसको हटवाना चाहता है, उसको अबॉलिश करवाना चाहता है, तो इसकी शुरुआत वहां पर अपनी विधानसभा से करनी पड़ेगी। विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। यहां से प्रस्ताव पारित होने के बाद ये जाएगा देश की संसद के पास। अल्टीमेट डिसीजन देश की संसद का होगा। जैसे कि यहां पर कुछ राज्यों की चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर आप देखें, इस सिस्टम की शुरुआत, बाइकैमरल सिस्टम की शुरुआत 1957 में, 1957 में की गई थी। लेकिन समय बदला और समय बदलने के बाद 1985 में आंध्र प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को अबॉलिश कर दिया गया था। भाई 1953 में तो आंध्र प्रदेश का जन्म ही हुआ था। 57 से इन्होंने द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की। 1985 में इस व्यवस्था को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन बाद में फिर से इनको एहसास हुआ, जब फिर से इन्हें एहसास हुआ तो 2007 यानी कि 2007 के अंदर यहाँ पर फिर से विधान परिषद का गठन कर दिया गया।
ये किसके द्वारा किया गया? देश की संसद के द्वारा किया गया, लेकिन इसके लिए वहां की पहले विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके भेजा। ऐसे ही अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु आज के टाइम पर ये नया नाम है, पहले इसको आप लोग मद्रास के नाम से जानते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जिन प्रांतों के अंदर द्विसदन व्यवस्था लेकर के आई गई, उनमें से एक मद्रास भी था। अब मद्रास के अंदर जब व्यवस्था लाई गई तो इसको काफी समय तक कंटिन्यू किया गया। 1986 में इसको अबेंडन कर दिया, यहां पर इन्होंने छोड़ दिया कि अब हम इस व्यवस्था को कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन सन 2010 में फिर से इनको एहसास हुआ कि हमको विधान परिषद की आवश्यकता है, तो विधान परिषद के बनाने के लिए विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, और पारित करने के बाद जब संसद के पास पहुंचा तो संसद ने भी तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट पारित कर दिया। उसके बाद यहाँ के जो लीडर्स थे उनको लगा नहीं नहीं हमको तो आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर से इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया अपनी विधानसभा के अंदर और इसको अबेंडन कर दिया। कहने का मतलब अब यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, द्विसदनीय व्यवस्था नहीं रहती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यहाँ पर मध्य प्रदेश को परमिशन मिली हुई है कि आप विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, लेकिन इसके संदर्भ में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं है। तो अब मध्य प्रदेश के अंदर यूनिकैमरल यानी कि एक सदनी व्यवस्था को फॉलो किया जाता है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल ने पंजाब के साथ इस व्यवस्था को 1989 के अंदर अबॉलिश कर दिया था। 1989 में पंजाब और वेस्ट बंगाल दोनों में ये व्यवस्था भंग कर दी गई थी। लेकिन पिछले ही वर्ष आप उसको राजनीतिक कारणों से कह सकते हैं, राज्य की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वहां की सरकार ने विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित करवाया है और उसके तहत मांग की कि हमको भी विधान परिषद चाहिए। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा है, तो आर्टिकल 169 के अंदर इसकी चर्चा आ जाती है। दूसरा, जब इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? अंतिम निर्णय देश की संसद लेगी, लेकिन ये किस प्रकार से? सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। और जब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करना जरूरी है और ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है अब तक। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। देखिए, जब हम भारत के अंदर इस व्यवस्था की बात करते हैं तो आज के समय पर भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या सभी के सभी राज्य एक ही व्यवस्था को फॉलो करते हैं? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर आपको 6 राज्य ऐसे वर्तमान में दिखाई देंगे जहां पर वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्था फॉलो की जाती है, बाइकैमरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जिनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक की विधान परिषद है अपनी, और इस विधान परिषद के अंदर आज के समय पर 75 मेंबर्स हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अपनी विधान परिषद है जहां पर 100 मेंबर्स यानी कि 100 सदस्य हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 78 मेंबर्स, बिहार को अगर देखें तो यहाँ पर 75 मेंबर्स, और अगर हम आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं तो 58 सदस्य यहाँ की विधान परिषद में और 40 सदस्य तेलंगाना की विधान परिषद में है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का नाम भी लिखा हुआ है और बाद में इसको कट भी कर दिया गया है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के पास एक विशेष दर्जा हुआ करता था आर्टिकल 370 के तहत, और यहाँ पर बाकी बातों के अलावा एक और प्रावधान था कि यहाँ पर भी क्या होगी? विधान परिषद होगी, और उस विधान परिषद के अंदर 36 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा यहाँ पर इससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया, इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो यूनियन टेरिटरी के अंदर विधान परिषद का गठन होता ही नहीं है। तो आज के टाइम पर ये नाम जो है इस लिस्ट से हट जाता है। अदरवाइज 7 राज्यों की यहाँ पर चर्चा होती थी। अभी भी ये मांग कुछ राज्यों में जारी है, कुछ राज्य कह रहे हैं हमको भी चाहिए, कुछ राज्य कह रहे हैं हम इससे अलग जाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने यहाँ पर सिस्टम को बंद कर देना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब भारत का संविधान इसके संदर्भ में क्या कहता है उसको जरा एक बार देख लीजिए। देखिए, भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भाग 6 में राज्यों की चर्चा है, और भाग 6 में जब राज्यों की चर्चा होती है तो यहाँ पर आर्टिकल 168 से शुरुआत होती है राज्य के अपने विधानमंडल की, यानी कि कानून बनाने की व्यवस्था की, जिसमें आर्टिकल 168 ये कहता है कि हर राज्य के अंदर अपना विधानमंडल होगा, अपना लेजिस्लेचर होगा। और जिन राज्यों के अंदर व्यवस्था की बात होती है तो आर्टिकल 168 क्लियर कट ये बात कहता है कि या तो व्यवस्था एक सदनीय होगी, या तो व्यवस्था एक सदनीय होगी, या फिर व्यवस्था द्विसदनीय होगी। दोनों व्यवस्थाओं की चर्चा करता है, और चर्चा करते हुए कहता है कि जिन राज्यों के अंदर एक सदनीय व्यवस्था होगी वहां पर काम करने के लिए एक होंगे राज्यपाल साहब, और राज्यपाल के साथ में होगी वहां की अपनी विधानसभा। यानी कि अगर कोई प्रस्ताव पारित करके कानून बनाना है
तो विधानसभा के अंदर चर्चा होगी और चर्चा के बाद राज्यपाल साहब अपना सिग्नेचर कर देंगे। उनको उनकी मंजूरी मिलने के बाद ये राज्य के अंदर कानून बन जाएगा। लेकिन इसी के पैरेलल अगर हम द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें तो आर्टिकल 168 कहता है कि जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है वहां पर जैसे एक सदनीय व्यवस्था के अंदर राज्यपाल होते हैं तो राज्यपाल तो यहाँ पर भी रहेंगे, लेकिन राज्यपाल के साथ साथ यहाँ पर होगा विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल और साथ में विधानसभा भी रहेगा। विधानसभा भी यहाँ पर रहेगा। कहने का अर्थ है कि इन तीनों के द्वारा प्रस्ताव पारित, दोनों के द्वारा प्रस्ताव पारित होगा, राज्यपाल साइन कर देंगे, फिर जाकर के राज्य के अंदर ये एक्ट यानी कि अधिनियम बन जाएगा। तो आर्टिकल 168 में ऐसा परिचय आता है। अब आर्टिकल 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 कहता है कि अगर यहां से इनका उन्मूलन करना है या फिर नया क्रिएट करना है, किसकी बात हो रही है? विधान परिषद की। तो प्रावधान आर्टिकल 169 के तहत है। तो अब कैसे इसका उन्मूलन होता है, कैसे इसको क्रिएट किया जाता है, तो वो सारा प्रोसेस तो हम लोग पहले से पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी पार्ट के अंदर आर्टिकल 170 आता है। आर्टिकल 170 क्या कहता है? आर्टिकल 170 राज्य के अंदर विधानसभा की संरचना की चर्चा करता है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा की संरचना करते हुए बताता है कि जिन राज्यों के अंदर विधानसभा होगी वहां पर कम से कम 60 सदस्य होंगे और अधिकतम 500 सदस्य होंगे। लेकिन ये रूल जो है हर राज्य के अंदर फॉलो नहीं होता, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है, प्रतिनिधित्व जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है। तो कुछ राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के ये लिखना है कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर ये व्यवस्था फॉलो नहीं होती। कहने का मतलब वो इस रूल के अंदर नहीं आते हैं। तो आप बताइएगा, जैसे कि गोवा मैंने बता दिया, यूनियन टेरिटरी पर आइएगा, पूरा बताइएगा किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर है। अब उसके बाद चलते हैं कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मुझे वास्तविकता में आपको बताना है। देखिए, राज्य के अंदर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है? क्या उनको देश राज्य के अंदर जो अडल्ट है यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाता है? तो जवाब है नहीं। उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ना चुन करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। अब ये जो मेंबर्स होते हैं उनको कैसे इलेक्ट करते हैं उसको एक बार जरा देख लीजिए। देखिए, होता क्या है कि राज्य के अंदर जब विधान परिषद की हम बात करें तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में कहा गया कि भैया यहाँ पर कम से कम 40 तो सदस्य होंगे। किसी भी विधान परिषद के अंदर कम से कम 40 सदस्य होंगे और बढ़कर के मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? बढ़कर के मैक्सिमम संख्या लोग हमारे विधानसभा की सदस्यों का 1/3। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर 300 सदस्य हैं विधानसभा के अंदर, तो जब विधानसभा गठित होगी तो उसका 1/3 कितना निकल करके आएगा? उसका 1/3 निकल करके आएगा 100। तो 100 सदस्य अधिकतम वहां की विधान परिषद के अंदर हो सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब ये एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो 1/3 का आंकड़ा है ये नया आंकड़ा है, यानी कि इसको 1956 के द्वारा लागू किया गया था। उससे पहले ये 1/4 हुआ करता था। तो इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ राज्यों में समय समय पर ये संख्या बढ़ाई भी गई, घटाई भी गई। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं आपको ये जानकारी दूंगा। अब जरा एक बार देख लेते हैं कि इन सदस्यों का चुनाव जो है किस प्रकार से होता है। देखिए, यहाँ पर जो कुल सदस्य हैं, कुल सदस्य में से 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों को वहां के विधायक, और विधायक कौन से वाले? चुने हुए विधायक। चुने हुए विधायक यानी कि इलेक्टेड मेंबर जो है उनको चुनेंगे, इलेक्टेड एमएलएज। ठीक है, इलेक्टेड एमएलएज 1/3 सदस्यों को चुनेंगे। अब इसके बाद अगले जो 1/3 सदस्य होंगे उन 1/3 सदस्यों को वहां के स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय को इंग्लिश में लोकल बॉडीज कहा जाता है, और लोकल बॉडीज का मतलब है पंचायती राज की संस्थाएं, और साथ में शहरों के अंदर नगर पालिकाओं के सदस्य 1/3 सदस्यों को चुन लेंगे। अब इसमें आगे चल करके 1/12 1/12 जो मेंबर्स होते हैं उनको वहां के अध्यापक, टीचर्स, और टीचर कौन से वाले? ये बात हो रही कम से कम सेकेंडरी वाले, ठीक है जी, माध्यमिक शिक्षा वाले। अगले जो 1/12 सदस्य होते हैं उनको वहां के ग्रेजुएट यानी कि स्नातक, स्नातक जो राज्य के अंदर रह रहे 3 साल से कम भैया, वो जाकर के इनको चुनेंगे। और बाकी जो 1/6 हो गए इनको नॉमिनेट करने का अधिकार किसका होता है? ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्र जैसे कि साइंस है, आर्ट है, लिटरेचर है, सोशल सर्विस है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इन खास क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया है, इनके पास विशेष ज्ञान है। तो उनके विशेष ज्ञान का हमारे
कानून बनाने वाली व्यवस्था को फायदा मिलना चाहिए, इसलिए उनको विधान परिषद के अंदर सदस्य के तौर पर लाया जाता है नॉमिनेट करते हुए। तो ये तो है एक पूरा आंकड़ा जो संविधान के अंदर आर्टिकल की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के अंदर कुछ बदलाव आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहले होता क्या था कि जो अधिकतम सदस्य हैं उनकी संख्या 1/4 रखी गई थी। विधानसभा की कुल सदस्यता का 1/4, एक चौथाई रहा करते थे। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कम करते हुए 1/3 कर दिया गया। ठीक है जी। तो 1956 में इसको 1/3 कर दिया गया। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की बात करें तो 1958 से पहले यहाँ पर 72 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन उनको बढ़ा करके 108 यानी कि 108 कर दिया गया। ऐसे ही करके सन 2000 की बात करें, 2000 में क्या रहता है, 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है, एक बन जाता है उत्तराखंड और एक बन जाता है उत्तर प्रदेश। तो 8 सदस्य कम हो जाते हैं, बच के चुने गए 100 सदस्य। अब इनको चुनने का क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1/3 सदस्यों को चुने हुए विधायक चुनते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक आंकड़ा निकाल करके देना पड़ेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 38 एमएलसी ऐसे होते हैं जिनको वहां के चुने हुए विधायक, इलेक्टेड एमएलए जो है चुना करते हैं। 36 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं, और 8 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको वहां के अध्यापक इलेक्ट करते हैं। अध्यापक कौन से वाले, ये सेकेंडरी वाले अध्यापक हैं। ऐसे ही करके 8 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको ग्रेजुएट यानी कि जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन कम से कम कर रखी है, राज्य के अंदर रिजाइड करते हैं, उनको इलेक्ट करने का अधिकार है। और 10 सदस्य ऐसे होंगे जो उनको वहां के राज्यपाल नॉमिनेट करेंगे, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट के क्षेत्र से। अब यहाँ पर कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तस्वीर है। देखिए होता क्या है, उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा की बात करें, विधान परिषद की बात करें, तो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स ने यहाँ पर अपना कार्य दिखाया। जैसे कि मदन मोहन मालवीय किसी जमाने में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे, और जब ये विधान परिषद के सदस्य थे तो आपको पता अंग्रेजों के समय पर क्वेश्चन पूछना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन उस समय पर भी इन्होंने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन करने के बाद सदन के अंदर कुछ ऐसी बातों से सदन को अवगत कराया जो बाहर चल रही थी। जैसे कि उस समय पर पत्रकारों का जब सप्रेशन हो रहा था, उनको दबाया जा रहा था, तो ऐसे मुद्दों को विधान परिषद के अंदर लाना और ला करके चर्चा करवाने का जो श्रेय जाता है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है, जिनको बाद में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए, जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जब आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो बड़े पैमाने पर मोटी फीस आपसे चार्ज की जाती है। तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि स्टडी आईक्यू ने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है। वैसे तो इसकी फी 20,000 है, लेकिन अगर आप 31 मई से पहले इसको जाकर के सब्सक्राइब करते हैं कोर्स को, तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा SJUP, जिसके तहत ये कोर्स आपको 4,999 में मिल जाएगा। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इंडियन ज्योग्राफी की बुक स्टडी आईक्यू के द्वारा लाई गई है। इसके अंदर कुछ खास फीचर जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैप इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझ में आए, और हर चैप्टर के साथ में डू यू नो का इंक्विजिटिव सेक्शन लेकर के आया गया है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो अभी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर जाकर के। ये बुक अभी भी अवेलेबल है, और साथ में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहीं पर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं, विधानमंडल की बात करें, तो कुछ और आर्टिकल्स को जरा देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 172 के अंतर्गत बताया गया है राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि। जैसे कि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। हर 5 साल के अंदर आम चुनाव होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में अभी आम चुनाव हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन सी लोकसभा, कौन सी विधानसभा है। होता है ना कि भाई ये इलेक्शन 10वीं बार हो रहा है, 11वीं बार हो रहा है, तो आपको बताना है कौन सी विधानसभा का गठन इस बार 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। उसके बाद सदस्यों की क्वालिफिकेशन के संदर्भ में भारत का संविधान क्या कहता है कि भैया संविधान के अंदर कहा गया है कि कुछ क्वालिफिकेशन हर सदस्य के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम सदस्यों की बात करें तो सबसे पहले क्या कहा गया कि यहाँ पर हर व्यक्ति जो सदन का सदस्य बनना चाहता है उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। उसके बाद उम्र की बात कही गई है कि विधायक बनना चाहता है तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष की उसकी उम्र कम से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर कहा गया है कि भैया वो
जब भी चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ते समय उसको इलेक्शन कमीशन के सामने एक शपथ पत्र जो है भर करके देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ चौथी लाइन कहती है कि अन्य कोई भी योग्यता जो संसद तय करे। तो संसद क्या तय किया? संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया और वहां पर बहुत सारी योग्यताओं को रख दिया। जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बाकी बुक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा होता है कि ऐसा व्यक्ति अच्छे माइंड का, विकृत माइंड का नहीं होना चाहिए, अच्छे उसका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, साथ में दिवालिया ना हो, पागल ना हो, इस प्रकार की बातें कही गई हैं। ठीक है जी, तो वो सब बातें कहा जाती है, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत आ जाती है। लेकिन संविधान की बात करें तो आर्टिकल 173 के अंदर इसको 4 बातें ही लिखी गई हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 174, यहाँ पर बात करता है विधानमंडल के सदनों की, यानी कि सेशंस की। देखिए होता क्या है कि कानून बनाने की प्रक्रिया है और वो भी राज्य के संबंध में कानून बन रहा है, तो सब चीज डेफिनेट होगी, निश्चित होगी। और निश्चित तौर पर इन चीजों को करने के लिए क्या कहा गया कि यहाँ पर हमको सदन की मीटिंग्स करनी है, बैठकें करनी है। और बैठकों के लिए जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम का अंतराल होता है, उसको आप सेशन कह देते हैं। मान लीजिए जैसे कि फरवरी के महीने में सदन के अंदर बैठकें होती है, तो 1 बैठक, 2 बैठक, 3 बैठक, 4 बैठक। भाई एक दिन बुलाएंगे तो उसको बैठक कहेंगे, मीटिंग कहेंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है उसको आप हिंदी में सत्र या इंग्लिश में सेशन कहते हैं। अब अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के संदर्भ में क्या कहा गया है कि देश के अंदर 3 सत्र हुआ करेंगे। सबसे पहला बजट सत्र होगा जो फरवरी के महीने में होता है। बजट सत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर बजट आता है। अब आप कहेंगे सर फरवरी में आना चाहिए, हमारा बजट तो अभी आया, कल या परसों आया है। तो ऐसा क्यों? भाई उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव थे, जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय पर इंटरिम बजट लाया जाता है और उसके बाद जब चुनाव नई सरकार चुन करके आ जाती है तो वो फुल फ्लैज बजट लेकर के आती है। तो पहला सेशन बजट सेशन फरवरी की में शुरुआत हो जाती है इसकी भाई। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो सेशन होता है उसको आप कहते हैं मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मॉनसून का समय होता है, जुलाई के समय पर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये होता है मॉनसून सेशन। इसके बाद तीसरा जो सेशन होता है वो सेशन रहता है विंटर सेशन। नवंबर दिसंबर के अंदर सदन की बैठकें चलती हैं। तो ये आपको बताया गया है कहां पर? आर्टिकल 174 के अंतर्गत। आर्टिकल 174 के अंदर कुछ और बातें जैसे कि सदन को डिसॉल्व कर देना, विघटन कर देना, प्रोरोग कर देना, ये सारी बातें भी हैं। जैसे होता क्या है कि 5 साल के लिए विधानसभा का गठन होता है। अब जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो फिर ये बताना पड़ेगा ना कि भाई आपको नए चुनाव के लिए जाना है। तो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं? सदन का विघटन कर देते हैं, भंग कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। सारे शब्द एक ही हैं। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है कि 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। जब गठबंधन की सरकार हो तो कई बार क्या होता है कि गठबंधन की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, तो ऐसे केस में 5 साल से पहले ही विघटन करना पड़ जाता है। या फिर अगर फुल बहुमत की सरकार है, वो 5 साल से पहले उनको लगता है 4 साल के बाद, 3 साल के बाद भाई अब चुनाव करवा देना चाहिए, हवा हमारी तरफ की है, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या रहता है कि मुख्यमंत्री रेकमेंड करते हैं राज्यपाल को कि भाई आप विधानसभा को भंग कर दीजिए। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल काम करते हैं, देखते हैं कि भाई ये सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि इनके नंबर तो नहीं खो गए? यानी कि इनके पास बहुमत है या नहीं है? बहुमत होने के बावजूद भी अगर ये मना कर रहे हैं आगे बढ़ाने को सदन को, तो फिर उसको विघटित कर दिया जाता है। बात समझ में आती है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो विघटन होता है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का होता है, विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। और साथ में विधान परिषद में कभी ऐसा नहीं होगा कि सभी सदस्यों को एक साथ रिटायर कर दिया जाए। वहां पर प्रावधान क्या रहता है? वहां प्रावधान रहता है कि हर 2 वर्ष के बाद एक तरह सदस्यों को वो उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है और उनके स्थान पर नए सदस्यों को अगले वर्ष जो है वो चुन करके भेज दिया जाता है। चुनने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है जी। अब इसके बाद प्रोरोगेशन इत्यादि की बात है। जैसे कि अगर हम सदन की बैठक बुलाने की बात करें तो सदन की बैठक बुलाने का अधिकार किसको? सदन की बैठक बुलाने का अधिकार वहां के राज्यपाल को होता है। तो समन यानी कि आहूत करने का अधिकार राज्यपाल को है। बैठक शुरू हो गई, जैसे मान लीजिए आज की बैठक शुरू हो जाती है, 11 बजे बैठक शुरू होती है सुबह को। अब लंच भी होगा 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, शाम को चाय का ब्रेक भी होगा, फिर तो शाम को आपको कंप्लीटली उसको बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सदन की कार्रवाई रुक रही है, निश्चित समय के लिए रुक रही है। कितने समय के लिए? निश्चित समय के लिए रुक रही है। तो उसको बोलते हैं एडजर्न करना, स्थगन करना। कितने समय के लिए? फिक्स टाइम के लिए। और जब ये स्थगन किया जाता है तो वहां पर बैठा हुआ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये बताता है कि हम सदन को कब तक के लिए रोक रहे हैं। तो ये काम किसका होता है? ये काम होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वहां के पीठासीन अधिकारी का। ऐसे ही करके होता है। आगे चलेंगे तो एडजर्न सिनेडाई आपने सुना होगा। एडजर्न सिनेडाई का मतलब क्या होता है कि आज की मीटिंग समाप्त हो रही है, नेक्स्ट मीटिंग कब होगी पता नहीं। ये भी कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा। लेकिन उसके बाद जब सदन की पूरी बैठकें कंप्लीट हो जाती है, यानी कि सत्र पूरा हो जाता है, तो फिर वहां पर प्रोरोग यानी कि सत्रावसान किया जाता है। सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान करने का काम वहां के राज्यपाल किया करते हैं।
तो ये कुछ टर्म्स आप यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 174 के अंतर्गत आ जाती हैं। अब यहाँ पर एक खास बात क्या है, सदन के 2 सत्रों में, विधानसभा की 2 बैठकों में अधिकतम जो गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 बातें समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि सरकार चर्चा से भागना चाहती है, तो हो सकता है कि भई एक सत्र को कैंसल करवा दे, तो अगले सत्र को कैंसल नहीं कर पाएगी। राज्यपाल महोदय ये इंश्योर करेंगे कि अगले सत्र के अंदर बैठक हो, चर्चा हो। दूसरा इसका अर्थ ये बन जाता है कि मान लीजिए कहीं पर विधानसभा का विघटन हो जाता है, तो अगले 6 महीने के अंदर-अंदर आप चुनाव करवा दिए, चुनाव करवा करके नई विधानसभा का गठन करवा दीजिए। बात समझ में आती है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल 174। नेक्स्ट आता है राज्यपाल के अधिकार। राज्यपाल सदन को समन करने के साथ-साथ सदन के अंदर अपने संदेश भी भेज सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल सदन के अंदर आता है, उसका क्या स्टेटस है? क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ में कोई अगर विधानसभा, विधान परिषद का उसका कोई संदेश है तो वो वहां तक पहुंचा सकता है। एक होता है स्पेशल ऑर्डर आर्टिकल 176 के तहत। होता क्या है, साल के शुरुआत में जब बजट आता है तो बजट से पहले या फिर नई विधानसभा का जब गठन होता है तो विधानसभा के गठन से पहले एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण होता है। इस अभिभाषण के अंदर राज्यपाल अपने मन की बात नहीं कहते। यहाँ पर एक कागज उनको थमा दिया जाता है और वो कागज किसके द्वारा? राज्य की सरकार के द्वारा। इसके अंदर क्या लिखा होता है? इसके अंदर लिखा होता है कि आने वाले साल में सरकार का क्या विजन है, क्या कार्य सरकार करना चाहती है। बाद में इस पर चर्चा होती है सदन के अंदर और फिर इस पर मतदान किया जाता है। तो ये स्पेशल एड्रेस की बात आ जाती है। ऐसे ही करके आर्टिकल 177 में चर्चा है मंत्रियों के अधिकार, साथ में एडवोकेट जनरल के अधिकार, यानी कि राज्य के अंदर महाअधिवक्ता के अधिकार। देखिए होता क्या है, देश के अंदर जो मंत्री होते हैं, मैं बात करूंगा पहले प्रदेश की। प्रदेश के अंदर जो मंत्री होते हैं, सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा के ही सदस्य हो सकता है विधान परिषद के सदस्य हों। तो इन मंत्रियों को अधिकार दिया गया है कि किसी भी सदन की कार्यवाही के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। विधानसभा के अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं, विधान परिषद के अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जब हिस्सा लेंगे तो वहां पर इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार उसी सदन के अंदर होगा जहां के ये सदस्य हैं। ऐसे ही करके एडवोकेट जनरल, राज्य के अंदर महाधिवक्ता, आपको पता है कि इसको भी सदन के अंदर बुलाया जा सकता है। सदन के अंदर बुलाने के साथ-साथ सदन की जो कमेटियाँ होती हैं, वहाँ पर भी इसको बुलाया जाता है, तो अपनी बात इसको रखनी पड़ती है। तो वहाँ पर जा सकता है, जाने के साथ-साथ इसको एक अधिकार दिया गया कि अपनी बात वो रख सकता है। लेकिन मत करने का इसको अधिकार नहीं है, वोट नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं पर भी ये सदस्य नहीं होता है, ना तो कमेटी के अंदर और ना ही ये सदन के अंदर सदस्य होता है। इसके साथ-साथ अगर हम आगे चलें, तो जब आप सदन को चलाना चाहते हैं, तो सदन को चलाने के लिए आपको सदन का एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको जिम्मेदारी दी जाए कि सदन के अंदर कार्यवाही का जो नियम है, उन नियमों को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि सदन के अंदर कुछ तीखी टिप्पणी के साथ-साथ कुछ गलत भाषा का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, कई बार सदन के अंदर जब चर्चा होती है, तो वहाँ पर जो मेन चेयर होती है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति कमांड किया करता है। सदन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर की चेयर पर बैठा हुआ मेन व्यक्ति जो है वो कमांड किया करता है। जैसे कि किसी ने अपशब्द कह दिए तो क्या कहता है कि एक्सपंज कर दो, मतलब इस पार्ट को हटा दो, क्योंकि जो भी कार्रवाई हो रही है वो रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है जी। तो सदन के अंदर कार्रवाई को चलाने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं जिनको आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। जैसे कि अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंदर आते हैं स्पीकर, और विधान परिषद की बात करें तो वहां पर आते हैं चेयरमैन। अब ये कहाँ से आते हैं? ये सदन के ही सदस्य हैं। जैसे कि अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंदर विधानसभा का सदस्य ही वहां का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर बन सकता है। बनेगा कैसे? सदन के सदस्य आपस में डिसाइड करेंगे चुनाव के द्वारा। उसी प्रकार से चेयरमैन भी कहाँ से आता है? सदन के अंदर से आता है। सदन का सदस्य होगा, विधान परिषद का सदस्य होगा, तो विधान के परिषद के सदस्य ये डिसाइड करेंगे हम में से कौन बनेगा चेयरमैन। इसके साथ साथ डेप्यूटी स्पीकर की बात करें तो डेप्यूटी स्पीकर क्या होता है? ऐसा नहीं कि स्पीकर का ये कोई सबॉर्डिनेट है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, संवैधानिक तौर पर इंडिपेंडेंट ऑफिस है, कोई जूनियर नहीं है। इसकी अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक इस पद की गरिमा है। तो डेप्यूटी स्पीकर कब? जब स्पीकर साहब नहीं है तो उनके एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर आकर के काम करते हैं। ऐसे ही डेप्यूटी चेयरमैन हो या फिर डेप्यूटी स्पीकर हो, ये दोनों भी सदन के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से बनाए जाते हैं। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर मान लीजिए स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो ऐसे केस में कौन होगा जो चेयर पर जाकर के बैठ कर कार्रवाई को चलाएगा? तो ऐसे केस में विधानसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, एक ऐसे करके टैली बनाते हैं। इस टैली के अंदर क्या होता है, 1 से लेकर के 10 नाम तक लिख सकते हैं, यानी कि वो सदस्य जो इनकी एब्सेंस में आकर के कार्रवाई करवाएंगे। बात समझ में आती है?
तो ये आर्टिकल 178 और आर्टिकल 182, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जब मैं बात कर रहा हूँ राज्य की। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन और है कि ऐसे ही अधिकारी आपको लोकसभा के अंदर देखने को मिलते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की चर्चा भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है? नेक्स्ट, राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, इसके संबंध में आर्टिकल कौन सा है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। नेक्स्ट आता है सदस्यों को शपथ। चुनाव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि चुनाव के साथ ही सदस्य का कार्यकाल शुरू हो जाएगा, यानी कि वो सदन की कार्यवाही में आकर के काम शुरू कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रावधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है कि सदन के अंदर आकर के कार्यवाही के अंदर तभी हिस्सा ले सकते हो जब आपने शपथ ले ली हो। और शपथ दिलाने का काम किसका है? शपथ दिलाने का काम आर्टिकल 188 के तहत राज्य के राज्यपाल का है। लेकिन राज्य के राज्यपाल छोटे मोटे काम नहीं करते, वो क्या करते हैं? चुनाव आयोग का रिजल्ट की टैली आई इनके पास, शीट को देखा, बोले ठीक है ये लड़के चुन करके आए। अब उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद देखते हैं इनमें सबसे सीनियर मेंबर कौन है, और उसको आप प्रो टाइम स्पीकर के नाम जानते हैं, सामयिक अध्यक्ष बना दिया जाता है। सामयिक अध्यक्ष को बुलाएंगे, बोले एक काम करो, हम तुमको क्या करते हैं, टेम्पररी तौर पर कम समय के लिए एक काम सौंप रहे हैं। जो सदन के अंदर प्रिजाइडिंग चेयर की ऑफिसर की चेयर है, उस पर जाकर के आप बैठ जाना और बैठ करके 2 काम कर देना। सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहला काम है कि आपको शपथ हम दिलवा रहे हैं, बाकी जो सदस्य चुन करके आए हैं, उन सभी को बारी-बारी से शपथ दिलवा देना। दूसरा क्या काम करना है? दूसरा स्पीकर का चुनाव करवा देना। जैसे ही 2 काम हो जाएँ तो अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाना। ठीक है? तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब ओथ के संदर्भ में एक बात आप ध्यान रख लीजिए। बिना ओथ के कोई भी सदस्य, बिना शपथ के कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही में अगर हिस्सा लेता है, तो वो एक पेनल्टी उस पर लग जाती है। और वो पेनल्टी क्या होती है? ₹500 की उसको भारी पेनल्टी देनी पड़ती है। भारी समझ रहे हैं ना आप क्यों? ₹500 उसको चुकाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है बिना शपथ के कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद आता है सदन के अंदर आर्टिकल 189 के अंतर्गत आती है वोटिंग की बात। वोटिंग का अर्थ क्या है? देखिए, जब भी सदन के अंदर कोई निर्णय लिया जाता है, तो मतदान के द्वारा संख्या बल के आधार पर चलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि कोरम की चर्चा है, गण पूर्ति की चर्चा है। गण पूर्ति के संदर्भ में आर्टिकल 189 कहता है कि यदि सदन के अंदर सदस्य 2 ही आए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर 403 सदस्य हैं, 10 सदस्य पहुंच गए, तो क्या ये किसी विषय पर चर्चा करने के बाद बिल को पास कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। आर्टिकल 189 ये कहता है कि अगर सदन के अंदर कुल सदस्यता का 10% से कम सदस्य आते हैं, तो ये स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन का कर्तव्य है, उनके ऊपर बाइंडिंग है कि आप सदन की कार्रवाई को रद्द कर दीजिए। सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती है। तो ये मिनिमम नंबर की बात यहाँ पर की गई। इसके बाद जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्टडी आईक्यू के द्वारा एक कोर्स लॉन्च किया गया है। इसकी फी सिर्फ 20,000 है। लेकिन अभी क्या है, मंथ एंड का सेल है, तो आप अगर ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको ये कोर्स 20,000 में ना मिल करके 9,999 में मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां जाकर क्लिक कीजिए और उसको आप परचेज कर सकते हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं, वो कहते हैं कि सर आप बीच बीच में ये प्रचार लेकर के आ जाते हो, तो क्या यूट्यूब पर हमारा जो शेड्यूल आपने बताया था वो शेड्यूल डिस्टर्ब होने वाला है, उसमें से कुछ क्लासेस कम होने वाली हैं? तो जवाब है नहीं, वो शेड्यूल इंटैक्ट रहेगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। ये तो उन थोड़ा-सा ये है कि आप व्यवस्थागत तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, तो आपको पता है प्रॉपर क्लासेस आपको वहीं पर मिल पाएँगी। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन उससे पहले आपके मन में कोई क्वेश्चन है कोर्स के संबंध में, संदर्भ में, या फिर कोई डाउट आपका है, तो आप यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर के वो पूछ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, एक बार लाइक करना है भाई, ठीक है? 2 बार नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।